एक लड़की अपने कलेक्टर बनने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपने घर आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी कल आपको एक पंचायत बैठानी है। ये बात सुनने के बाद उसके पिताजी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी तुम तो अभी अभी कलेक्टर बनकर आई हो, अब पंचायत किसके लिए बुलानी है, क्या हुआ मुझे बताओ। अब वो लड़की अपने पिता से पंचायत बुलाने की वजह बताती है तो वह वजह जानने के बाद पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने बाप को ऐसे रोता देख उस लड़की की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगती है। दोस्तों, क्या वजह थी उस पंचायत को बुलाने की और आगे क्या होता है इस पंचायत में, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी 2 बेटियां हैं। उनका कोई बेटा नहीं था। जो बड़ी लड़की होती है उसका नाम पूजा होता है, जो कि अब 18 साल की हो चुकी थी, जो अपने स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लेती है। और उसकी छोटी बहन जो कि उससे 6 साल छोटी है, अभी स्कूल में ही कक्षा 7 में पढ़ रही है। और उनके पिताजी गांव में ही उनकी कुछ पुश्तैनी ज़मीन होती है, उसमें खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दोस्तों, परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर रहा था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह पूजा के पिताजी के पास गांव के कुछ दबंग लोग आते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तू जिस जमीन पर खेती करने के लिए जाता है, अब तू उस जमीन पर खेती करने के लिए कभी नहीं जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा के पिता कहते हैं कि ये क्या बात हुई भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और मुझे मेरी ही ज़मीन पर खेती करने के लिए क्यों रोका जाएगा। तो वो दबंग लोग कहते हैं कि आज के बाद से उन ज़मीनों पर हम खेतीबाड़ी कराएंगे और अगर तू वहाँ दिखाई भी दिया तो तुझे तेरे परिवार सहित रातों रात गायब करा देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर परिवार गया तो कहाँ गया। और अगर इस बात की शिकायत भी किसी से करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर इस बात को अपने दिमाग में बसा ले। अब इन सब बातों को सुनने के बाद पूजा के पिता बहुत घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। अब शाम हो जाती है। पूजा भी कॉलेज से आ गई थी तो उसके पिताजी सभी परिवार वालों को बैठाकर ये बात उनसे भी बताते हैं। इस बात को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने बीवी बच्चों से रोते हुए कह रहे थे कि उन लोगों ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया है। तो अब पूजा की माँ अपने पति से कहती है कि आप ऐसा करिए, कल सुबह ही पंचायत बैठा लीजिए और सरपंच के सामने इस बात को रखना पंचायत में। कोई ना कोई तो हमारी मदद के लिए आगे ज़रूर आएगा। आखिर इतना बड़ा गांव है हमारा। तब वो अगले दिन पंचायत का आयोजन करते हैं और पंचायत बैठाई जाती है। तो पूजा के पिताजी पंचों से अपनी परेशानी को बताते हैं। कहते हैं कि गांव के कुछ दबंग लोग मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मुझे अपनी ही ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करने से मना कर दिया है। भला ऐसे कोई कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। आज ये मेरे साथ हो रहा है तो कल शायद आपके भी साथ हो जाए, इसलिए मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। हमें एक साथ खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ज़्यादातर लोग तो जो पंचायत में थे उन दबंगों से डरते थे। उनसे कोई उलझना नहीं चाहता था क्योंकि वो गुंडे टाइप के लोग थे। अगर उनकी बात मानने से कोई इनकार करता था तो वो उसी के साथ बहुत बुरा अंजाम कर देते थे। अब पंचायत का कोई भी आदमी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता। 1-2 लोग आगे आते भी हैं लेकिन इतने से क्या ही हो जाता। अब वो आदमी भी पंचायत में आ जाता है जिसकी वजह से ये पंचायत बैठी थी। वहाँ जाकर वो पूजा के पिता की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें बहुत जलील करता है। इधर पूजा के पिताजी अकेले पड़ जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। वो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और पंचायत कोई फैसला सुनाए बिना ही उठ जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर वो भी अपने घर लौट आते हैं। शाम में पूजा घर आती है तो अपने पिताजी से पूछती है कि पिता,
जी क्या फ़ैसला हुआ है पंचायत में, क्या हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने पिता की ऐसी हालात देखकर वो समझ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और इतनी समझदार तो थी ही कि उसके पिताजी के साथ ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसके बाद वो घर से बाहर जाती है और अपने चाचा और ताऊ से इस बात को जानने की कोशिश करती है कि आखिर पंचायत में उनके साथ हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि पंचायत में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनकी कोई बात नहीं रखी गई, उनको बहुत जलील भी किया गया, जिसकी वजह से वो पंचायत में ही रो पड़े थे। ये बात सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो इस बात को लेकर गहरे सोच विचार में रहने लगती है। अब रात हो जाती है तो पूजा और उसकी छोटी बहन कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता बाहर आंगन में बैठे हुए बात कर रहे थे। उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आज जो कुछ मेरे साथ पंचायत में हुआ है, अगर हमारी बेटी की जगह कोई बेटा होता तो आज ये सब ना हो पाता। इस बात को पूजा भी कमरे में बैठी हुई सुन लेती है। सुनने के बाद वो खूब रोती है, क्योंकि आज उसे एहसास दिला दिया था कि वो एक लड़की है और लड़कों की अहमियत क्या होती है। उसके पिताजी कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और मैं उन लोगों को फिर देख लेता। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, जी कोई बात नहीं, हमें ईश्वर ने फैसलों पर राजी रहना चाहिए, पता नहीं क्या भलाई है इसमें। वो कहती है कि क्या हुआ, हमारे पास 2 बेटियां हैं तो हमारी दोनों बेटी अच्छी हैं। लेकिन पूजा को अपने पिता की बात किसी कांटे की तरह चुभ गई थी और उसको भी लगने लगता है कि अगर मैं एक लड़का होती तो आज अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। अब पूरी रात वो इसी बात को सोचती रहती है। उसकी छोटी बहन सो जाती है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाती है। अब सुबह होती है और वो तैयार होकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन कॉलेज में भी उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि मेरे पिताजी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अगर मैं बेटा होती तो अपने पिता का सहारा बनती, उनका बहुत साथ देती। इसी तरह से कुछ दिन बीतते गए, लेकिन पूजा कॉलेज में बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी। अब उस कॉलेज में पूजा की एक मैडम होती है जिनका नाम सुनीता होता है। सुनीता मैडम काफ़ी दिनों से पूजा को नोटिस कर रही थी कि ये इतना गुमसुम क्यों बैठी रहती है। तो वो एक दिन पूजा को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है कि बेटी पूजा, क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदली बदली लगती हो, बिल्कुल गुमसुम रहती हो, किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती। पहले तो कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा मैंने, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तुम मुझे बेझिझक अपनी परेशानी बता सकती हो। इसके बाद पूजा सुनीता मैडम के सामने ही रोने लगती है, उनके गले से लिपट जाती है और रोते हुए सारी बातें अपनी मैडम से बताती है कि मैडम, मेरे पिताजी के साथ ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ है और वो कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी की जगह बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा रहता। इस बात को सुनने के बाद सुनीता मैडम भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और साथ ही साथ परेशान भी हो गई थी, क्योंकि उनके सामने बेटी और बेटा को लेकर भेदभाव वाली बातें आ गई थी। चूँकि वो एक अध्यापक थी तो वो अच्छे से जानती थी कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता, बेटी भी जो चाहे वो करके दिखा सकती है, जो लड़का अपने पिता के लिए कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, बस दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब वो पूजा को समझाने लगती है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भगवान ने लड़की बनाकर पैदा किया है तो क्या हुआ, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। वो पूजा को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है और कहती है कि बेटी तुम पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करो और फिर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। अब पूजा भी अपने बुलंद हौसलों से कहती है कि मैडम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर अपने पिता की बेइज्जती का बदला सबसे लूँगी। अब पूजा अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए बदले की आग में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। समय बीतता गया, अब उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी, अब तेरी उम्र शादी करने की हो गई है,
अब हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। लेकिन पूजा अपने पिताजी से कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी का सोचूंगी। अब उसके पिताजी भी कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो हम तुम्हें 1-2 साल और दे देते हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर लो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल हैं, अगर तुम इन 2 सालों में किसी मुकाम को हासिल ना कर पाई तो बेटी फिर हम तुम्हारी शादी पक्का करा ही देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा थोड़ा टेंशन में आ जाती है, मगर वो अपनी मेहनत जारी रखती है और अपने पिताजी से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा, वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मैं वहाँ जाकर तैयारी करना चाहती हूँ। अब उसके पिता भी उस खुशी खुशी दिल्ली उसे पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके पिता भी अब एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी करने लगे थे और अब नौकरी के पैसों से ही वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पूजा की फीस का खर्चा भी इसी में चल जाता था, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी तो गाँव के दबंगों ने हड़प ली थी। धीरे धीरे समय बीता और पूजा दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई को कर रही थी। अब पूजा की मेहनत भी रंग ले आती है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल देती है और एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। जैसे उसे अपनी रिजल्ट का पता चलता है तो वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसके साथ जो लड़कियां कोचिंग करती थी वो उसे संभालती हैं और चुप कराती हैं। उसकी दोस्त कहती है कि पूजा, अब तो तुम एक आईएएस अधिकारी बन जाओगी, अब इतना क्यों रो रही हो, जबकि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए था। वो पूजा जवाब देती है कि बहन, ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर ही लिया है जिसका मैंने अपनी मैडम से वादा किया था और अपने पिताजी को भरोसा दिलाया था। अब वो इस खबर की सूचना फ़ोन करके पहले तो अपनी मैडम सुनीता को देती हैं कि मैडम, मैं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। ये खबर सुनकर सुनीता मैडम भी बहुत खुश हो जाती हैं, पूजा को बहुत बधाई देती हैं, कहती हैं कि तुम ऐसे ही अपने जीवन में और भी कामयाबियों को हासिल करो। इसके बाद वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को बताती है कि पिताजी, आपकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन आप ये खबर अभी गांव में किसी को भी मत बताना। उसके पिताजी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि बेटी, ऐसा क्यों? तो पूजा कहती है कि इस बात का जवाब और वजह मैं वक्त आने पर बताऊंगी। अब उसके पिताजी भी पूजा से कहे अनुसार गांव में किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी बन चुकी है। फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अभी कुछ समय और बाकी था, तो वो इस समय के बीच अपने घर वापस आ जाती है। पूजा को देखकर उसके माता पिता उसे गले लगाकर खूब रोते हैं, क्योंकि पूजा आज 2 साल के बाद एक आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटती है और इन 2 सालों में वो अपने घर भी सही से बात नहीं करती थी, क्योंकि दोस्तों, पूजा जब पढ़ती थी तो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करती थी। उसको इतनी भी खबर नहीं रहती थी कि कमरे के बाहर का मौसम कैसा है, दिन है या रात, उसे किसी बात से कुछ लेना देना नहीं रहता था। उसने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया था। इसके बाद पूजा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत बुलानी है। तो उसके पिताजी अचंभे में पड़ जाते हैं, पूछते हैं कि बेटी, कल पंचायत किस लिए बुलानी है? ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम पंचायत बैठाना चाहती हो? तो उसके बाद पूजा कहती है कि पापा, क्या आपको वो दिन याद नहीं जब आपने पहले पंचायत बुलाई थी, तो उस पंचायत में आपको बेवजह कितना जलील किया गया था, आपका मजाक बनाया गया था। इस बात को सुनने के बाद पूजा के पिता की आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। पूजा की इस बात को सुनकर पूरा ही परिवार भावुक हो जाता है। पूजा अपने पिता से कहती है कि आपके अपमान का बदला लिया जाएगा, इसलिए आपको एक बार फिर से पंचायत बुलानी है। इस बात को सुनकर पूजा की माँ उसे रोकते हुए कहती है कि बेटी, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, तुम कामयाब हो चुकी हो, हमारे लिए यही खुशी की बात है। लेकिन पूजा नहीं सुनती है, अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि आपको कल पंचायत बुलानी ही है। अब अगले दिन पूजा के पिता एक बार फिर लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठा देते हैं। अब सभी लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को भी बुलवाया जाता है जिन्होंने पूजा के पिता को धमकाया था, उनका अपमान किया था
अब कुछ देर बाद पूजा अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आती है और पंचायत में पहुंचती है। वहां आने के बाद पूजा पंचायत में खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों से कहती है कि आपने 2 साल पहले जो हमारे लिए फैसला लिया था वो हमें उचित नहीं लगता है, वो गलत है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप उस मामले की तहकीकात दोबारा से कीजिए और आज मैं भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हुई हूँ। इतना सुनकर कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देखो ये आज अपनी बेटी को भी पंचायत में लेकर आया है। इसके बाद पूजा के पिताजी कहते कि हाँ, मेरी बेटी ने ही ये पंचायत बुलाई है। ये अब एक IAS अधिकारी बन चुकी है। इस मामले की सुनवाई ये खुद करना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद जब लोगों को पता चला कि इसकी बेटी IAS अधिकारी बन चुकी है तो सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। डर के मारे सभी का मुंह नीचे झुक जाता है, क्योंकि जब उसके पिता को जलील किया गया था तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया था। उसके बाद पूजा उन दबंगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला खूब अच्छे से लेती है। उन्हें भरी पंचायत में वैसे ही जलील करती है जैसे उसके पिता को बेइज्जत किया गया था। इस मामले को देखकर सभी लोग ये ताना लेते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। इन सब के बाद पूजा अपनी ज़मीनों को उनके कब्जे से छुड़ाती है और अपने पिता से कहती है कि अब आप अपनी ज़मीनों पर बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कीजिए। कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भरी पंचायत में पूजा ये सब बातें बोल रही थी, लेकिन उस दबंग व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो एक शब्द भी बोल दे, क्योंकि पूजा आज एक IAS अधिकारी बनी हुई थी। अब वो दबंग आदमी अपना मुँह लटकाकर पंचायत से भाग जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने जो आज तक किया था वो गलत था और आज उसे भरी पंचायत में बहुत जलील किया गया था। गांव के सभी लोग पूजा को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और फिर पूजा अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपने पिता से कहती है कि पिताजी, भगवान ने आपको एक बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। इस पर उसके पिताजी फिर से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा कि तुम बेटी हो? हमारा कोई बेटा नहीं है। तो पूजा अपने पिता को याद दिलाते हुए कहती है कि जब एक रात आप और मम्मी बाहर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे तो मैंने ये सब बातें अंदर कमरे में ही सुन ली थी और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर पूजा के पिताजी भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन पूजा उन्हें फ़ौरन अपने गले से लगा लेती है और कहती है, पापा, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब कुछ दिन बाद पूजा अपने परिवार के साथ ही रहती है। फिर उसकी जॉइनिंग का समय भी आ जाता है। पूजा की पोस्टिंग दूसरे ज़िले में हुई थी। वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी और फिर वह अपने ज़िले के IAS अधिकारी से बातचीत करती है। उनसे कहती है कि हमारे गांव में कुछ दबंगी लोग हैं जो कि गरीब लोगों पर दुराचार करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती हूं कि आप इन लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही करें। अब वहां के IAS अधिकारी पूजा की बात सुनकर, जो कि अब एक IAS अधिकारी बनी हुई थी, उनके कहने से गांव जाते हैं और उनके खिलाफ़ कई मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही करते हैं। अब वो दबंगी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अवैध रूप से धंधा चला रहे थे जिन्हें IAS अधिकारी ने बंद करा दिया था। वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये सब कार्यवाही उनके साथ अचानक इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने जो पूजा के पिता की ज़मीन हड़प कर उन्हें पंचायत में बहुत जलील किया था। अब पूजा के पिता को भी इसकी खबर मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। अपनी बेटी को फ़ोन करके बताते हैं कि बेटी, वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जो भी अवैध धंधे वो चला रहे थे सभी को बंद कर दिया गया है। तो पूजा कहती है, हाँ पापा, मुझे भी इसकी सूचना मिल गई थी क्योंकि मैंने ही जिला कलेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि आप उन लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही करें। उन्होंने मेरी बात सुनी और उनके गलत कामों को बंद करा दिया। ये बात सुनने के बाद पूजा के पिताजी का सीना और भी ज़्यादा गर्व से चौड़ा हो जाता है।
वो पूजा को अपनी बेटी ही होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, ये रही आज की कहानी जिसमें पूजा के पिता को पंचायत में जलील किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। जिस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूजा ने IAS अधिकारी बनने की तैयारी की और अपनी कड़ी मेहनत के साथ IAS अधिकारी बन भी गई। पूजा का कोई भी भाई नहीं था, लेकिन वही अपने पिता का सहारा बनी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। सच में दोस्तों, बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय सन्नू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।